लिए इनफॉर्मल ट्रेनिंग उपलब्ध करवाता हुआ था, इनफॉर्मल ट्रेनिंग के मैकेनिज्म को उपलब्ध करवाता हुआ था। और अगर यह है तो एक प्रश्न तो सहज ही उठता है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता, शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता, चमार का बेटा चमार बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, तो राजनीतिक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बने, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही और गलत से परे मैं आपसे बात कर रहा। तो जो बातें मैं कह रहा हूं वह यह कि हमारा सोशल कल्चरल माइंडसेट जो है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, रिलीजियस कल्चरल माइंडसेट देखें, जो धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था हमारी है, जो मुक्तिदाता की अवधारणा को लेकर के आती है, इमेंसिपेटर की अवधारणा को लेकर के आती है, शेवियर की अवधारणा को लेकर आती है। अवतारवाद का संबंध, पर्सोनिफिनिज्म का संबंध या इनकारनेशनिज्म का संबंध जो है इसी मुक्तिदाता की अवधारणा से जाकर के जुड़ता। क्या आपको नहीं लगता कि अवतारवाद और मुक्तिदाता की अवधारणा जो है वह कहीं ना कहीं पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स के लिए एक फेवरेबल माहौल निर्मित करती है? क्या आपको नहीं लगता कि यह अवधारणा जो है फ्यूडल सोशल कल्चरल माइंडसेट का आधार तैयार करती है? जो फ्यूडल सोशल कल्चरल माइंडसेट जो है, जो सामंती सामाजिक सांस्कृतिक संरचना जो है वह कहीं ना कहीं वंशवादी राजनीति को औचित्य प्रदान करती है, उसके एक्सेप्टेंस के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जाकर के देखें मोनार्की का जो लंबा ट्रेडिशन रहा है, भारत में राजशाही की जो लंबी परंपरा रही है, और मोनार्की के इस लॉन्गर ट्रेडिशन ने जिस तरह के सोशल कल्चरल माइंडसेट को बिल्डअप किया है वह भी तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता हुआ आता। और आज की कंटेक्स्ट में देखें, नहीं, आप ये कह सकते कि मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स अनएजुकेटेड है, बहुसंख्यक मतदाता अशिक्षित है। मैं साक्षर होने की बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षित होने की बात कर रहा। मैं शिक्षा के संस्कार की बात कर रहा हूं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अनअवेयर हैं, वे अनएजुकेटेड हैं, वो अनअवेयर हैं, और इसके कारण वो इमोशन ड्रिवन है, वे भावुक है, भावना के प्रवाह में बहने वाली। मुद्दों की बहुत समझ उनके पास नहीं है, इशूज की बहुत समझ उनके पास नहीं है।
रोमांटिसिज्म की ओर उनका ओरिएंटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक आप प्रॉब्लम, जब रीजन ही नहीं समझ रहे प्रॉब्लम के, तो क्या आपको लगता है सॉल्यूशन संभव है? इसकी एक हिस्टोरिकल लीगेसी है, और हिस्टोरिकल लीगेसी को दो कंटेक्स्ट में मैं जोड़ना चाहूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन का लंबा इतिहास, लॉन्गर ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग जो हैं शामिल होते, और इसने जो है पॉलिटिकल कंसेंसस का आधार निर्मित किया, राजनीतिक जागरूकता का आधार तैयार किया। जो परिवार, जो समूह राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरूक था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता प्रदर्शित की, जिसकी कई कई पीढ़ियों ने सक्रियता प्रदर्शित की, क्या आपको नहीं लगता कि इसने भी? और दूसरा, जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया के बिल्डर के रूप में सरदार पटेल, आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका, तो आप ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल के परिणाम स्वरूप 500 से अधिक देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया, और जिन देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया, जिन देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाया गया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश की, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को तलाशने की कोशिश की। और जब उसने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को तलाशने की कोशिश की, एक कनेक्ट था लोकल लेवल पर उसका, उस कनेक्ट को उसने पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया। तभी तो राजमाता विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और फिर उनके आगे वाली पीढ़ी राजनीति के लिए तैयार हो रही। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे, कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें जो करेंट पॉलिटिकल सिनारियो है, अगर उस करेंट पॉलिटिकल सिनारियो को देखें तो वह भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा। अभी अगर आप जाकर के देखें तो बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। जरा नजर दौड़ा करके देखें, आज से 5 दशक 6 दशक पहले जो मुखिया जी हुआ करते थे, उनकी दूसरी तीसरी और चौथी पीढ़ी जो है, स्वाभाविक तौर पर
मुखिया के रूप में अपनी दावेदारी इस आधार पर पेश कर रही है कि उसकी राजनीतिक विरासत समृद्ध है। ऐसे लोगों की बदौलत तो मुझे नहीं लगता वंशवादी राजनीति से लड़ा जा सकता। आज की राजनीति व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, पर्सनालिटी सेंट्रिक राजनीति है। आज की राजनीति में अगर आप देखें तो आज की राजनीति में आप देखेंगे राजनीति को प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा रहा है। पुराने राजनीतिज्ञों की जो नई पीढ़ी इमर्ज कर रही है, राजनीति को लेकर प्रोफेशनल अप्रोच उसका है। वो राजनीति को सेवा के रूप में, पब्लिक सर्विसेज के रूप में नहीं ले रही, राजनीति को वह व्यवसाय के रूप में ले रही है। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जिस तरह से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का लार्जर साइज है, जिस तरह से मनी पावर और मसल पावर की भूमिका है राजनीति में, क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होना जो है, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह जो है वह एक फेवरेबल कंडीशन निर्मित करता है दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के लिए राजनीति में आने का। वो नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में होते। पुरानी पीढ़ी का वहां के लोगों के साथ इमोशनल पॉलिटिकल कनेक्ट उनको नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में ले जाता है। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन उनको नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में ले जाता है। रिसोर्सेज तक उनकी आसान पहुंच उनको नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में ले जाती है। एक पॉलिटिकल मशीनरी की लीगेसी उनको नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में ले जाती है। कैसे इस बिंदु को ओवरलुक आप कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज की भी अहम भूमिका रही। इनिशियल स्टेज में आजादी के बाद देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस रूप में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में उसकी अहम और निर्णायक भूमिका रही। और इसमें सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें कृतज्ञता बोध ने अहम रोल प्ले किया है। सरदार पटेल जब नहीं रहे, सरदार पटेल की बेटी को मणिबेन पटेल को जो है नेहरू ने राजनीति में लाया, संसद तक पहुंचाया। उनके बेटे को 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, इस सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ने क्या किया? इस सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ने कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, उस टॉप लीडरशिप में नेहरू गांधी फैमिली के प्रति सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन को जन्म दिया। और अल्टीमेटली क्या होता? अल्टीमेटली जो है उस सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के चेयर तक पहुंचने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। उस सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ने संजय गांधी के लार्जर एक्सेप्टेंस को इंश्योर किया। उस सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ने 1984 में श्रीमती गांधी के मर्डर की पृष्ठभूमि में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया।
ये सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एक बिंदु पर आकर चाटुकारिता में तब्दील होती दिखाई पड़ती है। और इसलिए अगर देखेंगे तो नेहरू गांधी फैमिली को लेकर के जो है कांग्रेस के भीतर आप देखेंगे एक कोर्टियल कल्चर डेवलप करता चला जाता, एक दरबारी संस्कृति डेवलप करती चली जाती। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कब बटरिंग कल्चर में रूपांतरित हो जाता, ट्रांसफॉर्म हो जाता, पता ही नहीं चलता है। लेकिन आगे चल करके देखें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो, अगर कांग्रेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की पर्याय होती तो कांग्रेस के कमजोर होने के साथ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को कमजोर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। 1990s में आकर के देखें तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो है रीजनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जो स्थानीय और क्षेत्रीय दल इमर्ज करते, स्थानीय और क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते? इन्होंने जो है लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रूट को स्ट्रेंथन करने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। एक दौर था कि समाजवाद ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति जब शुरू की तो सोशलिस्ट के निशाने पर, लोहिया के निशाने पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी था। गैर कांग्रेसवाद के बहाने उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जड़ों पर प्रहार करने का काम किया। और एक ऐसा दौर आता है कि सोशलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के सिनोनिम में तब्दील हो जाती। तो अगर 1990 के दशक में जाकर के देखें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करने में, उसके रूट को डिपेंड करने में पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस की भूमिका रही। दूसरा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, स्पेशली कास्ट बेस्ड वोट बैंक की पॉलिटिक्स। आज आप खुद सोच करके देखें ना, तेजस्वी यादव के क्या कंट्रीब्यूशन थी? नहीं, लेकिन सिर्फ वे लालू यादव के पुत्र हैं या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। और ये मत सोचिएगा, ये दो एग्जाम्पल दे रहा, एग्जाम्पल भरे परे मिलेंगे। बीजू पटनायक चले जाएं, आप मूव वहां कर जाएं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नहीं तो कहीं ना कहीं ये कास्ट बेस्ड वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी आसानी से नेक्स्ट जनरेशन के को पॉलिटिकल एडवांटेज की स्थिति में पहुंचाती है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है एक बना बनाया वोट बैंक क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। और यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि नेशनल पार्टी का फिर भी दायरा व्यापक होता। नेशनल पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो नेशनल पार्टी जो है वह कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं दिखाई पड़ेगी जितना इन्वॉल्वमेंट रीजनल पार्टी का होता, लोकल पार्टी का होता। अगेन अगर आप जाकर के देखें, इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिक्स एज ए फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस। आज अगर देखें ना, राजद को चलाया जा रहा हो, सपा को चलाया जा रहा हो, जमीन पर आपको कितनी सक्रियता दिखती है चुनाव के समय को छोड़ दें तो? नहीं, इनके ऑफिसों में चले जाएं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, इनके वार रूम आपको दिखाई पड़ेंगे, इनके साइबर सेल आपको दिखाई पड़ेंगे।
जिनको चुनाव के समय खड़ा किया जाता और वार लेवल पर ये काम करते दिखाई पड़े थे। चुनाव खत्म होता, बातें खत्म है। तो ये लार्जर कंटेक्स है, जिस लार्जर कंटेक्स में रख करके देखे बिना आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। और इसलिए एक बात मैं कहता कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है कि चुनौती से मुकाबला भारत में आसान नहीं है। अगर वाकई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने को लेकर हम गंभीर हैं, तो कंप्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। पॉलिटिकल पार्टी के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना होगा। तीसरा, जो वोटर्स हैं उनको अवेयर करना होगा, सोशली, पॉलिटिकली। और इस अवेयरनेस में एजुकेशन अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऐसा होगा तभी इमोशन ड्रिवन पॉलिटिक्स कमजोर पड़ेगी, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कमजोर पड़ेगी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कमजोर पड़ेगी, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कमजोर पड़ेगी, पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कमजोर पड़ेगी। और इशूज की अहमियत उस स्थिति में ही बढ़ेगी, बिना उसके इशूज की अहमियत नहीं बढ़ेगी। बिना पार्टी स्ट्रक्चर में इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर किए पॉलिटिकल लीडरशिप का जो डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ग्रास रूट लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक, यह इवोल्यूशन संभव नहीं होगा। और बिना इस इवोल्यूशन के आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को चैलेंज नहीं कर सकते। हमें यह लग रहा है कि डायनेस्टिक बेस्ड पॉलिटिक्स कमजोर पड़ी है। जितना डायनेस्ट हैं, कांग्रेस के कमजोर पड़ने के साथ आप देखें भाजपा के उभार और भाजपा की मजबूती की पृष्ठभूमि में वो शिफ्ट करते दिखाई पड़ेंगे भाजपा के साथ। और आज के कंटेक्स्ट में देखें तो कांग्रेस की तुलना में भाजपा वंशवादी राजनीति की हिमायत करती कहीं ज्यादा दिखाई पड़ेगी। वंशवादी राजनीति को संरक्षण प्रदान करती दिखाई पड़ेगी। और तीन बातें और कहना चाहूंगा मैं। पहली बात, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चली जाए। यह वंशवादी राजनीति केवल भारत तक सीमित नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चले जाएं, श्रीलंका में चले जाएं, भंडार नायके परिवार, महिंदा राजपक्षे परिवार, म्यांमार में चले जाएं, नहीं, आंग सान सूकी परिवार, बांग्लादेश में चले जाएं, खालिदा जिया मतलब शेख मुजीब और जियाउर रहमान का परिवार। बांग्लादेश से आगे बढ़े आप नेपाल में चले जाएं, नेपाल की राजनीति में कोइराला परिवार आपको डोमिनेट दिखाई पड़ेगा। पाकिस्तान में आप चले जाएं, भुट्टो परिवार, शरीफ परिवार डोमिनेंट दिखाई पड़ेगा। मालदीव में चले जाएं, नहीं, इंडोनेशिया में चले जाएं, साउथ एशिया से बाहर भी। और अब तो आप देखेंगे
कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है धीरे धीरे ग्लोबल फिनोमेनन के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। अमेरिका में 20 से अधिक परिवार हैं। ब्रिटेन में जाकर के देखें, बुश परिवार में चले जाएं आप, 2 राष्ट्रपति बन चुके हैं, तीसरे की तैयारी हो रही। क्लिंटन फैमिली में चले जाएं, और अगर इस पृष्ठभूमि में देखें तो अंतिम जो बातें मैं कहना चाहूंगा, अंतिम बातें यह कहना चाहूंगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को डेमोनाइज करने की जरूरत नहीं, उसके लिमिटेशन है, डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को ओवरलुक करके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर बात नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए कि अल्टीमेटली डायनेस्ट को भी पब्लिक एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। बिना पब्लिक एक्सेप्टेंस के, बिना पब्लिक डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक एक्सेप्टेंस के, राहुल गांधी हारे ना अमेठी से, और पब्लिक मैंडेट ने ऐसे ऐसे कितने डायनेस्ट को उनकी औकात दिखाई है। इसको कैसे हम ओवरलुक कर सकते, इसको कैसे हम ओवरलुक कर सकते कि क्या आज भारतीय राजनीति में नेहरू गांधी फैमिली की वही पकड़ है जो पकड़ 1980 के दशक में थी, 70 के दशक में थी? क्या यह सच नहीं कि राजीव गांधी के मर्डर के बाद करीब करीब 7 वर्षों तक नेहरू गांधी फैमिली कांग्रेस की पॉलिटिकल एक्टिविटी से अलग रही? क्या यह सच नहीं कि नेहरू गांधी फैमिली कांग्रेस के लिए सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है? आज आप G30 की चर्चा सुनते या G23 की चर्चा सुनते हैं ना? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने यूपीए के शासन के 10 वर्षों के दौरान जो है सत्ता की मलाई खाई। क्या डिनाई किया जा सकता? क्या पिछले 7.5 वर्षों के दौरान जब से ये ऑपोजिशन में गए, कांग्रेस के असंतुष्ट समूह की बात करूंगा, क्या ये जमीनी धरातल पर इनकी कोई सक्रियता दिखती है? ऑपोजिशन के रोल में, ऑपोजिशन के लीडर के रोल में क्या ये सक्रिय दिखाई पड़ते? तो मेरे ख्याल से ये लार्जर पर्सपेक्टिव है। देखिए, मैंने अपनी बुक में भी और अदर जगह पर भी चर्चा की है कंचन चंद्रा के अध्ययन की, जिन्होंने स्टडी के आलोक में अपनी स्टडी में यह बतलाया है कि भारत में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की पकड़ कमजोर पड़ी है। और उन्होंने 2009 और 2014 की तुलना की है। मेरी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, हाँ देखें, 16वीं लोकसभा के दौरान अगर 2009 के सापेक्ष देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में 29% एमपी जो हैं
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। और 16th लोकसभा के दौरान अगर आप जाकर के देखें, 16वीं लोकसभा के दौरान अगर आप जाकर के देखें तो 21% एमपीज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन 17th लोकसभा के दौरान जाएंगे, 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो 30% एमपी जो हैं वंशवादी राजनीति को रिप्रेजेंट करते, 30% एमपी। मतलब 16वीं लोकसभा में जो गिरावट आपको दिखाई पड़ती है, नहीं, जितनी की गिरावट हुई उससे अधिक वृद्धि 17वीं लोकसभा के दौरान दिखाई पड़ती। इनमें 44% कांग्रेस एमपी जो हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते, और भाजपा के सांसदों में 2014 में केवल 20% भाजपा के सांसद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अगर आप जाकर के देखें 2019 वाले चुनाव में 25% भाजपा के सांसद जीत करके आए हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में करेंट जो है, मतलब अभी जो नया रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, अगर उसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो 25% मंत्री डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते। और इसलिए हमने कहा ऐसा नहीं कि यह समस्या केवल लोकसभा में है, विधानसभाओं में भी आपको यही स्थिति दिखाई पड़ेगी। और जैसे जैसे भाजपा पुरानी पार्टी होगी, ऑब्वियसली वहां पर भी डायनेस की राजनीति पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। ये बातें स्पष्ट। तो ये लार्जर कंटेक्स्ट हैं, जिस लार्जर कंटेक्स्ट में चीजों को लिंकअप करके देखा जाना चाहिए। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, दो नए ट्रेंड की बात करूंगा। अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में अगर जेंडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आप यह पाएंगे, वीमेन लीडरशिप के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो डायनेस्ट की पकड़ जो है वो कहीं ज्यादा दिखाई पड़ेगी। महिला नेतृत्व के संदर्भ में देखें तो वंशवादी राजनीति की पकड़ कंपैरेटिवली वहां पर ज्यादा दिखाई पड़ेगी। और दूसरी चीज देखेंगे, जिन भी राज्यों में रीजनल पार्टी डोमिनेंट है, स्थानीय और क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वहां डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वह कहीं ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ेगा। पंजाब में देखें तो करीब करीब 62%, बिहार में 43%, महाराष्ट्र में 42%, कर्नाटका में 39%, तमिलनाडु में 37%, आंध्र प्रदेश में 36%, तेलंगाना में 35%, ओडिशा में 33%, राजस्थान में 32%। कंपैरिजन करके मोटा मोटी आप अगर देख लें, अब ये मत कहिएगा राजस्थान में जो है, राजस्थान में तो रीजनल पार्टी नहीं है, लेकिन राजस्थान में अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो भाजपा के भीतर ही
वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इतनी मजबूत स्थिति में है कि लाख कोशिशों के बावजूद जो है सेंट्रल लीडरशिप जो है कुछ नहीं कर पाई। भाजपा की सरकार वहां नहीं बनवा पाई क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहती थे। तो ये लार्जर कंटेक्स है, जिस लार्जर कंटेक्स में रख करके चीजों को देखा जाना चाहिए। यहां तक में कोई भी प्रश्न हो तो बतला सकते। डाटा जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डाटा और चार्ट जो है वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, जिन चीजों को हमने डिस्कस किया है। अब कल का शेड्यूल देख लेता हूं, कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कल तो नहीं, लेकिन अगले दिन जिस दिन भी गैप होगा हमारी कोशिश होगी COP26 को आपके साथ डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि क्लाइमेटिक चेंजेस पर एक बार देख लेंगे चीजों को। ओके, थैंक्स अ लॉट।